मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और काफ़ी जान के खुशी है कि आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और टैलेंट मैनेजमेंट का आपका एग्जाम है, उसी के लिए मैं आज फिर से आपके साथ में हूं और अपन कोशिश कर रहे हैं इसकी सारा कोर्स कंप्लीट करने की। एक दिन पहले ही कल ही एग्जाम बताया गया है, तो एक दिन में अपन को कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अंतिम प्रहार टाइप अपन करने वाले हैं। 3rd यूनिट पे मैं पहुंच गया हूं। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपके साथ लेकर आऊंगा और 4th यूनिट 5th यूनिट भी आज ही कंप्लीट करने का मेरा पूरा का पूरा टारगेट है। थोड़ा सा हमारी टीम इसके ऊपर एक्टिवली वर्क कर रही है, तो वी पॉजिटिवली कि आज हम सारे के सारे यूनिट आपके साथ कंप्लीट करेंगे और कल आप एग्जाम में फुल फ्रेश रिविजन के साथ हमारे साथ जाएंगे। और आपकी तैयारी हमारा सबसे पहला उद्देश्य है, एम है कि आप अच्छे से अच्छे ज्यादा मार्क्स लेकर आए। बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं इस तारीफ के लिए नहीं हूं। मैं केवल आपकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए हूं। कुछ छोटा सा नॉलेज मेरे पास है, कुछ जरा सा नॉलेज मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बस आप अच्छे से मेहनत करिए, आप अच्छे से नंबर लाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, क्या मैं इसके अंदर कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। प्लीज लेट मी नो। तो बिना कोई वक्त गवाए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, अपन डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट की 3rd यूनिट पर अपन आ चुके हैं और ये अगर एमबीए, बीबीए, बीकॉम, यूजीसी नेट अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो फिर से आपके लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना कोई वक्त गवाए अपने फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बात होती है कि रिक्रूटमेंट, पहले तो बच्चों इसका मतलब सबसे आसान है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में अपन डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब कॉल फॉर द जॉब होता है, कॉल फॉर द जॉब। और सिलेक्शन इसकी नेक्स्ट स्टेज है, सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट मीन्स कॉल फॉर द जॉब, मीन्स कि जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स आप सोच रहे हैं कि इस एरिया में आपको मिल सकते हैं, इस जगह आपको मिल सकते हैं, वहां पर आप कॉल करते हैं। कॉल का मतलब उसमें एडवर्टीजमेंट होता है, आप अपने बिलबोर्ड लगा सकते हैं, आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, आप इन हाउस एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ मेथड कि आप रिक्रूटमेंट किस हिसाब से करते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आवेदन आमंत्रित करना, कि किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज करना कि ये वैकेंसी है। अब रिक्रूटमेंट के अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहले यहां पर अपन कुछ चीजें चेक कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट के अंदर होता क्या है। थोड़ा सा यहां पर टाइम लूंगा। रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे पहले तो जॉब डिटेल होती है कि आपको भैया करना क्या है, किसके लिए जॉब है, अकाउंटेंट के लिए जॉब है, सीए के लिए जॉब है, मार्केटिंग के लिए जॉब है, किसके लिए जॉब है। दूसरा उसमें एलिजिबिलिटी जो होती है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। एलिजिबिलिटी जो होती है वो उसके अंदर मेंशन होती है कि किस क्वालिफिकेशन चाहिए। एलिजिबिलिटी यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्या चाहिए, 12th क्लास चाहिए, बीकॉम चाहिए, एमबीए चाहिए, सीए चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए। कुछ जॉब एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट के अंदर सैलरी भी मेंशन होती है। अधिकतर गवर्नमेंट के अंदर तो मेंशन होती है, प्राइवेट में ये थोड़ा सा हिडन रहता है क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसलिए वो हिडन हो जाता है कि वो इंटरव्यू के टाइम पे डिस्कस होगा या आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के टाइम पे चेक करेंगे वो कि वो कितना पेमेंट आपको कर सकते हैं। तो सैलरी, एलिजिबिलिटी, जॉब डिटेल, जॉब स्पेसिफिकेशन भी कभी कभी इसके अंदर में हो जाता है, कभी इसके अंदर टाइम पीरियड भी लिखा हुआ होता है, कभी इसके अंदर और अदर सर्कमस्टांसेस भी लिखे हुए होते हैं। तो ये सभी पार्ट होते हैं रिक्रूटमेंट का। इसके थ्रू इसके बाद होता है नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू से भी पहले अगर हम इसमें जाते हैं थोड़ा सा, तो कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो ग्रुप डिस्कशन भी पहले बाद में आता है। उससे पहले आ जाता है रिटन टेस्ट, पहले रिटन टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है, फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है। देयर इज एन नंबर आपकी जॉब किस अकॉर्डिंग है, लेकिन कंपनी में आपको ये मान के चलना है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रिटन टेस्ट रहेगा। लेकिन यूजुअली जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, AKTU के बुक के अंदर में लिखा हुआ है, उसमें ग्रुप डिस्कशन को फर्स्ट स्टेज बताया गया है। और
इंटरव्यू को सेकंड स्टेज मतलब 2 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट किया गया, क्योंकि मैनेजरल रिक्रूटमेंट की बात होती है तो डायरेक्ट फिजिकली तो केवल वेरिफिकेशन के लिए होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन के लिए होता है, कोई ऐसा 100 मीटर रन, 500 मीटर रन, लॉन्ग जंप इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो ग्रुप डिस्कशन एंड द रिटन इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर ये सारे पॉइंट अपन ने कवर अप कर लिए हैं। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दी कि सबसे पहले आपको एडवर्टाइज करना है, उसके बाद उनमें से जो एप्लीकेंट्स होंगे उनकी स्क्रीनिंग करना कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी उनको फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सिलेक्शन की प्रोसेस में आ गया। इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब यहां पर है, फर्स्ट आपका एडवर्टीजमेंट है जिसमें आपको न्यूज़पेपर बोला जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया है, उसके बाद अदर वेबसाइट्स हैं, उसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट है जो अधिकतर बच्चे मिस कर देते हैं, वो है इंटरनल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। इंटरनल एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, सपोज कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई जॉब अप्लाई कर सकता है या कोई हायर पोजीशन पे जॉब अप्लाई कर सकता है जिसमें ग्रुप टेस्ट या रिटन टेस्ट, ग्रुप इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के थ्रू वो एलिजिबल हो, तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट में आता है। तो ये भी एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का और काफी अच्छा सोर्स माना जाता है। अधिकतर बैंक्स में जब हाई लेवल के पोजीशन पे रिक्रूटमेंट होते हैं तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग से ज्यादा यूज्ड टू होते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया आपका सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, अपन ने चेक कर लिया जल्दी से। नेक्स्ट है यूज ऑफ असेसमेंट सेंटर, सिलेक्शन एरर एंड मिनिमाइजिंग सिलेक्शन एरर। यूज ऑफ असेसमेंट सेंटर, पहले तो असेसमेंट सेंटर होता क्या है जल्दी से पता कर लेते हैं। असेसमेंट सेंटर होता क्या है? असेसमेंट सेंटर एक एचआर का डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है। यहां पर वो चेक करते हैं कि कौन सी जॉब के लिए जो बंदा उन्होंने चूज करा है या चूज करने जा रहे हैं उसमें कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसमें कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन है और वो बंदा आगे कंपनी को कैसे बेनिफिट कर सकता है। मींस असेस करना यानी कि उसके बारे में उसके क्वालिफिकेशन का चेक करना, उसके इंटरव्यू का चेक करना। इसमें जैसे कि आपने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, किसी को भी अपन अगर किसी भी बंदे को अगर एसेस करते हैं तो उसकी एक तो आस्क से असेसमेंट होता है, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। वापस से बोलता हूं, ASK। आस्क क्या है? A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल एंड K फॉर नॉलेज। जी, आप किसी भी इंटरव्यू में जाए हमेशा ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। एटीट्यूड कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, स्किल आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड है, आप कितने एलिजिबल हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन नॉलेज, आपका जो थ्योरी ज्ञान है, जो आपका बुकिश नॉलेज है कि आप उसकी किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन जानते हैं या किसी ऑथर ने वो जानते हैं क्या, उसके फंडामेंटल आपको क्लियर है, दैट इज नॉलेज। ठीक है, एक स्किल जो है वो प्रैक्टिकल है, एटीट्यूड की हाउ यू अप्रोच द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये 3 पैरामीटर के ऊपर चेक किया जाता है। ये असेसमेंट सेंटर की एक्टिविटी होती है। इसमें वो असेसमेंट सेंटर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्किंग सिस्टम करता है कि इसमें आपको इतने मिले, 10 मिले, 5 मिले, 10, 5, 15, ये 3-4 पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। अपेयरिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, पर्सनालिटी और नॉलेज क्राइटेरिया, ये 4-5 पॉइंट रखे और जितनी इसकी टोटल आई, मान लीजिए 60, 30, अभी यहाँ पे 10, 20, 20, 30 टोटल आई, तो ये 30 आउट ऑफ 10, 20, 30 आउट ऑफ 40 अगर आपकी टोटल आ रही है तो क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बन रहा है, उसके हिसाब से मेरिट निकाली जाती है। दैट इज बेसिकली मीन कि मार्कशीट बनाने का जो काम होता है, जैसे हमारा एग्जामिनेशन सेंटर करता है, वैसे एचआर डिपार्टमेंट असेसमेंट सेंटर होता है। जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, जो आपके जीडी के मार्क्स होते हैं, जो आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स होते हैं, उन सबको फाइनलाइज करके एज वेल एज योर मिनिमम क्वालिफिकेशन एज वेल एज उससे जो मेरिट डिक्लेयर करता है, वो असेसमेंट सेंटर का काम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर लिखा है सिलेक्शन एरर्स। अब ये सिलेक्शन एरर होती क्या है? सिलेक्शन एरर होती है बेसिकली हालो इफेक्ट होती है। हालो इफेक्ट क्या होता है? हालो, HALO, हालो इफेक्ट याद रख लेना बिल्कुल एकदम। हालो इफेक्ट हर जगह चलता है, एक बहुत बड़ी एरर का नाम है हालो इफेक्ट। वो क्या होती है? भ्रांति हो जाती। भ्रांति का मतलब कि कोई एरर हो जाती। क्या हो जाती कि 4 जने मस्ती कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है,
4 जने का ग्रुप था, वो बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत हंसी मजाक कर रहा है, तो 5वां जना वहां एकदम पढ़ाकू किस्म का बच्चा आया, टीचर एकदम से क्लास के अंदर एंटर हुआ, वो 5वां बच्चा भी वहीं बैठा हुआ था, तो तुरंत टीचर को भी लगेगा कि ये 5वां बच्चा भी मस्तीखोरी है, ये 5वां बच्चे का भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है। तो दैट इज नॉन एन हेलो इफेक्ट, यानी कि बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे हमने उसके ग्रुप का बिहेवियर का चेक करके अपन ने उसका बिहेवियर एनालिसिस कर लिया, हेलो इफेक्ट किया, बिना कोई उसके पास्ट डेटा पे हमने करंट सिचुएशन पे अनुमान कर लिया, प्रोबेबिलिटी लगा ली कि ये ऐसा ही होगा, तो दैट इज नोन एज हेलो इफेक्ट। ये बेसिकली आता है आपके वेयरिंग से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, या आपके ग्रुप मेंबर से, तो ये हेलो इफेक्ट इमर्ज हो जाता है। दैट इज वन काइंड ऑफ सिलेक्शन एरर। कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो बोलने में अच्छा ना हो, वो प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर सकता हो, लेकिन वो किसी भी सिचुएशन को अच्छे ढंग से मैनेज कर सकता है, लेकिन वो हेलो इफेक्ट या सिलेक्शन एरर के कारण हम रॉन्ग कैंडिडेट चूज कर लेते हैं, तो दैट इज वन काइंड ऑफ इफेक्ट। हाउ वी मिनिमाइज द सिलेक्शन एरर? वी मिनिमाइज आवर सिलेक्शन एरर थ्रू द राइट मेथड ऑफ सिलेक्शन, कि हम किस मेथड से सेलेक्ट कर रहे हैं, इससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। यदि इसके अंदर बताया गया था कि आपने साइकोलॉजी टेस्ट सुना होगा कि आप नॉर्मल रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहां पर आर्मी में साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है और पिक्चर को देख के बच्चे को लिखना होता है कि इस पिक्चर से उसको क्या समझ में आया, कि स्टोरी राइट करनी होती है। क्यों करवाई जाती है? आर्मी में ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन वो उसकी साइकोलॉजी बताती है कि वो किसी भी चीज को, जैसे कि अगर वो खून में कोई लथपथ लड़का है तो उसको देख के उसको ये लगता है कि वायलेंस हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। दूसरा बच्चा सोच रहा है कि नहीं, ये तो एक्टिंग कर रहा है, ये किसी ड्रामा में कंपटीशन में पार्ट ले रहा है। सो दैट इज 1 2 3 4 पॉइंट। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं, किस पॉइंट पर आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये हेलो इफेक्ट को मिनिमाइज करना, आप सिलेक्शन ऑफ योर right appropriate method will minimize the selection error। कि आप सिलेक्शन की कौन कौन सी एरर इससे मिनिमाइज कर सकते हैं? एक तो हेलो इफेक्ट को राइट मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। सेकंड, जो एग्जामिनर होंगे, जो इंटरव्यूअर होंगे, दे आर मस्ट बी क्वालिफाइड इन देयर रिलेवेंट फील्ड, और इसमें पार्शियलिटी ना हो, फेयरफुली काम हो, ठीक है। और जो अननेसेसरी प्रेशर जो बिल्ड किया जाता है या कोई सिचुएशन बिल्ड की जाती है वो ना की जाए, जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ही बिल्ड की जाए, ठीक है। और मेन जो हम क्वालिफिकेशन से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज को उसको, क्योंकि हो सकता है कि क्वालिफिकेशन किसी के 90-95% हो, लेकिन यदि उसको मार्केटिंग का अगर जीरो एक्सपीरियंस है और उसको सेल करने के लिए भेज दिया जाए और उसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है, तो वो सेल नहीं कर पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो मिनिमाइज ऑफ द सिलेक्शन एरर को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है चूजिंग द राइट अप्रोप्रिएट मेथड, फेयर जजमेंट। देन फेयर जजमेंट आप इसके अंदर लिख दीजिएगा, और एक लीजिएगा चूजिंग द राइट अप्रोप्रिएट मेथड एंड द मस्ट बी क्वालिफाइड एंड वेल डिसिप्लिन एग्जामिनर या इंटरव्यूअर। ओके, सो ये हो गया आपकी सिलेक्शन एरर भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं अपन, क्योंकि एग्जाम का समय है तो फास्ट तो चलना पड़ेगा। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है, रिलायबल एंड वैलिडेट। रिलायबल मतलब कितना योग्य है, वैलिडेट कितना की माना हुआ है। रिलायबल यानी कि हम ये सिलेक्शन मेथड कर सकते हैं। कौन सा मेथड है? चलिए मान लेते हैं क्वेश्चनर है, वैसे ये काफी आउटडेटेड मेथड है। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू है, नेक्स्ट आपका रिटन टेस्ट है, और इसके अलावा भी एक जीडी है। ये अभी आप 4 केवल बेसिकली मोटे मोटे याद रख लीजिए, इसके अलावा भी और सारे सिलेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं, फिजिकल टेस्ट होता है, पर अभी ये 4 याद रख लीजिए। कि ग्रुप डिस्कशन आपका हो गया, इसके अलावा सॉरी questionnaire, interview, written test, GD, they are the different method for selecting a particular person for a particular job. So what is the meaning of the reliability and the validity? Reliability means कि वो कितना व्यवहार संगत है, means कि अगर मैं किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बात कर रहा हूँ, किसी वॉचमैन की सैलरी के लिए बात कर रहा हूँ, वॉचमैन के लिए बात कर रहा हूँ कि उसको पूरे रात घूमना है, नाइट वॉचमैन की शिफ्ट करनी है, और मैं उससे क्वेश्चनर भरवा रहा हूँ, मैं उसका ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं उसकी कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहा हूँ, तो दैट नॉट बी रिलेवेंट। सो चूजिंग द मस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। अब नाइट वॉचमैन के लिए क्या जरूरी है? उसको फिजिकल एग्जामिनर जरूरी है, उसका मेडिकल एग्जामिनर जरूरी है, उसकी कैपेबिलिटी जरूरी है कि वो पैनिक सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है, उसका साइकोलॉजी टेस्ट जरूरी है। सो दैट इज द अलग थिंग। नेक्स्ट द वैलिडिटी। आपने जो टेस्ट
चूज किया है, जरूरी नहीं कि वो उतना ही वैलिडेट हो हर सिचुएशन में। मींस के जो वैलिडेशन है कि यहाँ पर जो हमारी कॉलोनी के अंदर अगर वॉचमैन रखना है तो उसकी वैलिडिटी अलग होगी, उसके लिए मेथड अलग होगा। और यदि कोई अलग एटमोस्फियर है, जैसे कि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, किसी एरिया के अंदर बहुत ठंड पड़ती है, वहां पर अगर हमको किसी नाइट वॉचमैन को रखना है तो उसके वैलिडिटी क्वेश्चनर, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी अलग होगी। मीन्स के आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर वन रक्षक की भर्ती आती है तो 30 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, लेकिन यदि अगर पुलिस की भर्ती आती है तो 5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। क्यों दौड़ाया जाता है? कि वन रक्षक को 30 किलोमीटर दौड़ना है, पुलिस वाले को कम दौड़ना है, इसलिए नहीं, क्योंकि दे आर मोर रिलेवेंट, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा रनिंग, ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत है। वन रक्षक की भर्ती में रनिंग के इसलिए लॉन्ग टर्म तक कराया जाता है, और फिजिकल जब आप पुलिस के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपके पास मोटर व्हीकल्स रहेंगे, इसलिए 1.5 किलोमीटर आपको केवल किसी को चोर अपराधी को चेस करना है। वहां पर तो आपको जंगल के अंदर आपको लॉन्ग डिस्टेंस एरिया नेटवर्क कवर अप करना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, इसमें अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात बता रहा हूं। जो पॉइंट है यहाँ पर कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितना रिलायबल है, मींस के इस पर्टिकुलर जॉब के लिए हम कौन सा टेस्ट चूज कर सकते हैं, इट इज रिलायबल और व्यवहार संगत है कि ये चीज होनी ही चाहिए उसके अंदर। जैसे कि मैंने वॉचमैन की सैलरी में बोला, तो यहाँ पर आप क्वेश्चनर की जगह इसको साइकोलॉजी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट करेंगे, लेकिन वैलिडेट कितना लंबा होना चाहिए, हमको रनिंग करवानी है तो कितनी लंबी करवानी चाहिए, कितने किलोमीटर दौड़ाना चाहिए, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिलेक्शन। तो चूजिंग द सुटेबल टाइप ऑफ इंटरव्यू। अब चूजिंग द सुटेबल टाइप ऑफ इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, कौन सा इंटरव्यू आपको चूज करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। यहां पर आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, इफ there is an administrative part there must be a group interview, or if you are a local or only the supervisory part the personal interview will be enough। like कि यदि मेरे को RS की तैयारी करवानी है, किसी विभाग को किसी के अंडर में काम करना है, IAS की कोई तैयारी कर रहा है तो पूरा विभाग उसके अंडर में काम करता है, पूरा डिपार्टमेंट उनके अंडर में काम करता है, इसलिए वहां पर पूरा ग्रुप इंटरव्यू होता है। लेकिन यदि किसी पीओ का इंटरव्यू होता है, प्रोफेशनल ऑफिसर का इंटरव्यू होता है, तो वहां पर एक बंदा काफी रहता है, वैसे होते 2-3 है, एक साइकोलॉजी का भी बंदा बैठता है, एक इंग्लिश का, कम्युनिकेशन का 2-3 बैठते हैं, लेकिन 1-to-1 इंटरव्यू इज देयर इज इनफ। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का इंटरव्यू करवाना है, किस तरीके की जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मुलेटिंग अ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि 3 लेवल होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है लोअर लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है अपर लेवल। तो अपर लेवल को ही सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पे पॉज कीजिए और जरा सा सोचिए कि मेरे को एक हाई लेवल का मैनेजर यानी सीईओ रिक्रूट करना है। आप समझ लीजिए आप एप्पल कंपनी के मालिक हैं, मान लीजिए, मानने को कुछ भी माना जा सकता है, इसलिए अपन मान लेते हैं कि आप सभी करोड़पति हैं, आप सभी अरबपति हैं और आपके एप्पल कंपनी आपके घर की कंपनी है। अब आपको एप्पल कंपनी के मालिक के लिए आपको किसी मालिक है और आपको सीईओ को रिक्रूट करना है। अब रिक्रूट करना है उस बंदे को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यानी अपर लेवल पे। तो अब वहां पे कैसे चेक किया जाए, क्या वहां पे उनका पर्सनल इंटरव्यू हो? क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो बंदा आप रिक्रूट कर रहे हैं, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, जो हायर कंपनियां रिक्रूट करती हैं जो हायर क्वालिफाइड बंदे को, वो एजुकेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, उनको कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, वो ऑलरेडी 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपीस की ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहे होते हैं, तो उनके अंदर मैनेजरली स्किल भी कूट कूट के भरी हुई होती है, कम्युनिकेशन भी कूट कूट के भरा हुआ होता है, मेरिट होल्डर्स भी रहते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत वास्ट रहता है। तो किस स्ट्रेटेजी से हम सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव को करते हैं, हम वो ये नहीं चेक करते, अब यहां पर मैं आपको कैच बता देता हूं, हम ये नहीं चेक करते कि उसने उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या अचीव करा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का जवाब देने में करीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। हायर लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनसे केवल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो मॉनेटरी इशू होता है, दूसरा उनसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये बताइए, सर मैडम जो भी है वो ये बताइए कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट फेल्यूर क्या था, ड्रॉप कहां हुए आपकी लाइफ के अंदर, आप सबसे ज्यादा ड्रॉप कहां हुए और आप उससे कैसे ओवरकम हुए। क्या बोला मैंने? सीनियर लेवल पे जब रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ऑलरेडी पहुंचे हुए होते हैं, सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होते हैं, जो भी रिक्रूट कर रहा है, जो भी अप्लाई कर रहा है,
हम कैसे जज करेंगे कि विच वन इज द बेटर? तो उसमें ये क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है वो होता है कि सर आपके लाइफ का बिगेस्ट फेल्यूर क्या था, कि आप सबसे लाइफ में सबसे ज्यादा पजल्ड हुए या ड्रॉप हुए और आप उससे कैसे ओवरकम आए। इसी क्वेश्चन का जवाब करीबन 20-25 मिनट तक देना होता है यदि वो प्रॉपर्ली उसका आंसर देते हैं तो, और इसी के बेस पर सिलेक्शन होता है। अब अपने को तो ये बात तो हो गई, फॉर्मुलेटिंग अ रिक्रूटिंग स्ट्रेटेजी फॉर सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव। तो हम यहां पर कौन सी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करेंगे? फर्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे हम उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल, हम उसकी क्वालिफिकेशन, स्किल, मॉनेटरी, ये तो मेथड कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हाई लेवल पे होते हैं। तो अगर ये करते हैं तो वो केवल आपके पॉइंट्स बढ़ाने वाली बात है, व्यवहार संगत नहीं है, रिलायबल नहीं है। जो बात की जाती है, जो फॉर्मुलेटिंग की जाती है रिक्रूटमेंट के उनके समय, तो हम उनकी चेक करते हैं कि हाउ वी ओवरकम या थ्रो बैक करते हैं। या थ्रो बैक का मतलब आप इसमें समझ लीजिए कि किसी भी प्रॉब्लम को रिटर्न करना या किसी भी प्रॉब्लम से उठ के फिर से खड़े हो जाना। थ्रो बैक यहाँ पर एक वर्ड कर लीजिएगा, हाउ ही फेस हिज फेल्यूर, एक पॉइंट है। सेकंड, अगर हम इसमें फॉर्मुलेट करते हैं तो सेकंड कि इसकी मैनेजरियल स्किल क्या है। मैनेजरियल स्किल का मतलब कि वो अपने प्रॉफिट कितना अर्न करके दे पाता है। यहाँ पे मैनेजरियल स्किल का सीधा सीधा मतलब है कि वो कितने % प्रॉफिट, यानी कि एक बंदा है वो 10 करोड़ के 20 करोड़ बनाता है और दूसरा बंदा है वो 100 करोड़ के 150 करोड़ बनाता है। अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट बंदा तो केवल 20 करोड़ बना रहा है और पहला बंदा 100 करोड़ के 150 करोड़ बना रहा है, तो 150 वाला अच्छा, लेकिन दिस इज ओनली गेनिंग अ 50% प्रॉफिट एंड फर्स्ट पर्सन इज गेनिंग अ 100% प्रॉफिट। तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि फर्स्ट बंदा सही है, सेकंड बंदा गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट बंदा ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि वो 10 करोड़ के 20 करोड़ दे रहा है, यानी कि 100% ग्रोथ अचीव कर रहा है। तो हम दो ही चीजें चेक करते हैं कि वो फेल्यूर से कैसे ओवरकम आता है, सेकंड उसके अंदर मैनेजरियल स्किल कितनी है, वो कितना प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर पाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ द एम्प्लॉय एंगेजमेंट वे टू अचीविंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एक बहुत ही थर्ड यूनिट से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब होता है कि वर्क तो सभी करते हैं, तो एम्प्लॉय तो हर कोई एंगेज रहता है, लेकिन जो एक्टिवली वर्क करता है, एक्टिवली वर्क, उसी को ही एम्प्लॉय एंगेजमेंट बोला जाता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट मींस कि वो आगे रह के कोई काम करे, वो आगे रह के प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो, वो आगे रह के हमको बताइए सर ये आज ये किया जा सकता है। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट मीन द पर्सन, द एम्प्लॉय हु एंगेज द एक्टिविटी विदाउट एनी इनिशिएटिव टेकन बाय द मैनेजमेंट। ही इनहेरेंटली टेक इनिशिएटिव फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। वो खुद ही इनहेरेंटली इनिशिएटिव लेता है, वो खुद ही स्वतः ही इनिशिएटिव लेता है कि मेरे को आज ये काम करना है, ये काम नहीं करना, और वो एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करता है। एक्टिव यानी कि कोई भी टास्क दे दिया, ए से बी तक गया, तो चलिए ये काम कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर एम्प्लॉय, मैनेजर और एक लेबर के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। लेबर को आप बोल देते हो कि मिट्टी यहाँ से वहां रखनी है, वो रख देता है, वापिस अगले दिन यहाँ से यहाँ रखनी है, वो क्वेश्चन नहीं पूछता, नहीं क्यों? क्योंकि उसको उसकी वेजेस से मतलब है। लेकिन यहीं पे अगर एम्प्लॉय की बात की जाए तो वो वेजेस क्वेश्चन करता है कि क्यों रखनी है, क्या रीजन है। इसलिए पूछता नहीं है कि उसको सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि इसलिए कि उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे आइडिया क्या है। अगर वो कुछ उसमें चेंज कर सकता है, कुछ उसमें हेल्प कर सकता है, तो ही मस्ट बी वेलकम, उसको मैनेजमेंट को वेलकम करना चाहिए। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का सिंपल वर्क है कि एम्प्लॉय वर्क एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द कंपनी। ही इज नॉट ऑलवेज सुपरवाइज बाय देयर सुपीरियर। ही इज मतलब वो अपने एक्स टाइप और वाई टाइप के पर्सन पढ़े होंगे, तो वो वाई टाइप की कैटेगरी का है कि हर वर्क को हाई कहता है, हर वर्क को कहता है कि मैं करूंगा, नया इनिशिएटिव लेता है और काफी खुश होकर मन लगा के काम करता है। तो अब मन लगा के कोई काम कैसे करेगा? द वेज टू अचीविंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो कैसे हम किसी भी एम्प्लॉय का एंगेजमेंट लेवल बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के। सेकेंड, उसके आइडिया को प्रमोट करके, आइडिया को प्रमोट करके। उसके आइडिया को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? आइडिया प्रमोशन, या उसकी नया जो इनोवेशन रहता है उसको हम प्रमोशन दे सकते हैं कि नया, सर आप बताइए कि कैसे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, सर आप बताइए क्यों क्यों क्यों। एम्प्लॉय से पूछता है क्योंकि वही प्रैक्टिकल वहां पर फील्ड में है, वही बता सकता है कि यहाँ पर हमारा ये लूप है, ये लूप नहीं है। नेक्स्ट, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? कुछ कंपटीशन बना सकते हैं,
कुछ कंपटीशन की एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। इसके थ्रू हम एम्प्लॉय का एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं? एक सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी जिसको दिवाली खाना या दिवाली पे वेलफेयर एक्टिविटी या 31st, आजकल तो 31st बनता है, दिवाली तो बाद में बनती है। दीपावली पे जो डिनर होता था या 31st पे जो डिनर होता है, जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इससे हम एंगेजमेंट एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। दिस आर द सम पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैलेंट डेवलपमेंट, नीड एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। अब टैलेंट डेवलपमेंट क्या होता है? टैलेंट डेवलपमेंट ऑलरेडी अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर भर भर के चर्चा कर चुके हैं कि टैलेंट डेवलपमेंट का मतलब जो एम्प्लॉय हमने रिक्रूट करे हैं उनको पर्टिकुलर स्किल देके, पर्टिकुलर ट्रेनिंग देके, पर्टिकुलर कुछ आइडिया, कोई लेक्चर्स प्रोवाइड करा के उनके पर्टिकुलर स्किल को अपग्रेड करना, स्किल को बढ़ाना, स्किल बढ़ाना और उनके साथ डेवलपमेंट एक्टिविटी भी फुलफिल करना। डेवलपमेंट एक्टिविटी के थ्रू या लेक्चर्स प्रोवाइड करा के, मोटिवेशनल टॉक्स देके, उनको न्यूमरस कोर्स करा के, उनकी स्किल के साथ उनकी डेवलपमेंट यानी कि मेंटल एक्टिविटी भी बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड टैलेंट डेवलपमेंट। अब इसकी नीड एनालिसिस क्या है? टैलेंट डेवलपमेंट क्यों करना है हमको? यही वो पॉइंट फर्स्ट यूनिट के वापस ओवरलैप हो रहे हैं। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए हमको टैलेंट डेवलपमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज और टैलेंट के अंदर डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट को इसके अंदर क्या मतलब है? नॉलेज मैनेजमेंट मींस कि हम जो भी वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें उनका नॉलेज अपग्रेड होता रहे, उसमें वो नॉलेज जो मिल रहना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मींस कि आप कोई नई मशीन आपने इंट्रोड्यूस कर ली लेकिन आपने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, आपने उसका प्रॉपरली उसको बताया नहीं, तो वो बच्चा वो जो एम्प्लॉय है वो वहां पर फेल्ड हो जाता है। क्यों फेल्ड हो जाता है? क्योंकि उसको प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो नॉलेज मैनेजमेंट एक सिंपल सी गाइडलाइन है। नॉलेज मैनेजमेंट का इतना ही मतलब है कि जो के अंदर हम ये बताते हैं कि पर्टिकुलर जो बंदा है उसको पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल या ट्रेनिंग मिल चुकी है, पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिल चुकी है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन उसने अचीव कर चुका है, देन वी विल प्रमोट कि अब हम उसको ये वाली ट्रेनिंग करा सकते हैं, ये डेवलपमेंट एक्टिविटी में भेज सकते हैं। ठीक है, इसके लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं शायद अपन। हाँ जी, लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग एंड लीडरशिप टैलेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट यानी कि प्रतिस्पर्धा की क्षमता। अब ये प्रतिस्पर्धा की क्षमता कैसे डेवलप की जाती है? ये आपके बोनस और इंक्रीमेंट से डेवलप की जाती है। सीधा सीधा इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट से कैसे डेवलप करते हैं? जब हम किसी को बोनस देते हैं 10%, 5% इंक्रीमेंट देते हैं, 10%, 12% होता तो वैसे तो पॉलिटिक्स के कारण है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इंक्रीमेंट देने से, बोनस देने से हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी की भावना बढ़ती है। कॉम्पिटेंसी का मतलब प्रतियोगिता की भावना, ऐसी भावना कि मैं उससे ज्यादा कर सकता हूं, मैं उससे ज्यादा वेल कर सकता हूं। इसमें अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें रिकॉग्निशन दिए जाते हैं, उसमें सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। अवार्ड देना, बोनस, रिक्रूटमेंट, कुछ रिकॉग्निशन के सर्टिफिकेट्स, ये सभी कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट में आते हैं। और देयर इज मस्ट नेसेसरी। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर सकेगी, क्योंकि एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस करेंगे एक दूसरे से तभी तो ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम प्रॉफिट की जो हमारी चाह रहती है वो अचीव होती है। नेक्स्ट है लीडरशिप टैलेंट। लीडरशिप टैलेंट को उनको डिफरेंट टास्क देके, डिफरेंट जॉब रोल्स देके, डिफरेंट जॉब पोजीशनिंग करके हम उनको अंदर लीडरशिप डेवलप करते हैं। कि मींस कि आज आपके बॉस नहीं आए तो आज आप ये बंदा एक्स बंदा बॉस रहेगा, तो हम उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं। मींस कि उसको लीडर बनाते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर टास्क में वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो चेंज कर देते हैं। जैसे कि विराट कोहली को चेक किया गया, हमको वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए टेस्ट क्रिकेट का, तो अब चेंज किया गया बीसीसीआई ने, तो एक लीडरशिप डेवलपमेंट किया गया। ही इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमको जिता पाए, शायद किस्मत भी खराब हो सकती है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जितना किया वो इतना डिलीवर नहीं कर पा रहे, जबकि आशा उनसे ज्यादा थी, क्योंकि उनको ज्यादा कैपेबल समझा जा रहा था। खैर अब रोहित शर्मा ने, अजिंक्य रहाणे, इनके ऊपर मौका मिल रहा है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब है कि देयर इज अदर सब्स्टिट्यूट हमेशा अवेलेबल रखना और अदर पर्सन को भी लीडरशिप का मौका मिले, ताकि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सक्सेशन प्लानिंग कर सके। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।